देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी से साहिल श्रीवास्तव। आज लखनऊ में हम आपको संगीत की दुनिया और गायकी की, लोक गायकी की उन महान कलाकारों से आपको हम रूबरू करवाएंगे जिन्होंने प्रयागराज से संगीत में विशारद और प्रभाकर की शिक्षा प्राप्त की है। आप ये कह सकते हैं कि लोक संगीत में, लोक गायकी में, अवधि में अगर कहीं मालिनी अवस्थी को आप जानते हैं तो प्रीतिलाल को भी आप जानते होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि संगीत की दुनिया है, सुरों की दुनिया है, कहीं ना कहीं आप इनकी आवाज़ आपके कानों में ज़रूर गूंजी होगी। और आज हमारे दर्शकों, हम आपको उन्हीं के साथ रूबरू करवाएंगे, उनकी ज़िंदगी की यात्रा के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य में वो दर्शकों के लिए किस तरह का अपने गुलदस्ते का पिटारा संगीत का लेके आई हैं। इस विषय पे विस्तृत चर्चा होगी। तो बस आप इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमारे प्रोग्राम को ऊर्जा मिलती है और हमें नए नए नित्य नए कार्यक्रम को और नए नए शख्सियत को मिलाने में हमें भी आनंद आता है। तो आइए चलिए हम आपको मिलवाते हैं सुरों की मलिका, अवधी गायकी की शान प्रीतिलाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हमारे दर्शकों को आप पहले अपना थोड़ा जीवन परिचय बताइए कि आपकी संगीत की यात्रा प्रयाग से, यानी कि इलाहाबाद से, अब तो प्रयाग हो गया है, और लखनऊ तक की यात्रा में किस तरीके से आप संगीत से जुड़ी, कैसे गायकी से जुड़ी, तो वो हमारे दर्शक को आप बताइए विशेष तौर से। यूँ तो मैं बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में रही हूँ, क्योंकि मेरे घर का माहौल संगीत में था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक थे और मऊ तारगन बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, हारमोनियम प्ले करते थे। तो घर का माहौल जो है वो बहुत ही संगीत में था। और हम कई बहनें हैं और सभी बहनें गाने में निपुण हैं, कोई बजाने में निपुण, तो किसी में कोई और कला, नृत्य की भी कला। तो हम लोग सब लोग मिल के घर में खूब धमाल किया करते थे और खेल खेल में ही संगीत सीख लिया करते थे। संगीत का सफ़र तो ये यूँ कह सकते हैं कि मेरे खून में है, क्योंकि पिता से विरासत में आपके ब्लड में ये संगीत रचा बसा है। यस, आप ये फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। और बहुत छोटी थी, मुझे याद है कि मैं शायद 3 या 4 साल की थी। मेरी बड़ी बहन, क्योंकि हम कई बहनें हैं तो हम लोग की उम्र में भी काफ़ी अंतर है। तो बड़ी बहन हमारी वो सीखा करती थी संगीत, उनके लिए गुरु आते थे, उनको सिखाते थे। सीखती वो थी, लेकिन हम लोग सुन सुन के कंठस्थ कर लिया करते थे। और बड़े होते होते तो बहुत सिरागे ऐसे ज़बान पे एकदम कंठस्थ हो गई थी। तो इसी तरह का सफ़र चलता रहा। फिर आगे चल के संगीत एक विषय के रूप में लिया और इंटरमीडिएट तक किया। फिर उसका यूनिवर्सिटी में आके भी हमने म्यूज़िक लिया, संगीत लिया। स्नातक की पर जो हमने कोर्स किया उसमें भी हमारे पास एक संगीत विषय था, गायन, और उसकी विधिवत शिक्षा ली। फिर प्रभाकर किया मैंने प्रयाग संगीत समिति से। उसके बाद विवाह हो गया। विवाह के बाद मैं लखनऊ में आ गई और लखनऊ में आके मैंने भातखंडे विद्यापीठ से विशारद की डिग्री ली और भातखंडे से मैंने ठुमरी में अपना गायन किया, सीखा। और तो जब, हाँ, तो एक बड़ा अच्छा सवाल है। एक कहावत है, दर्शकों आपके लिए भी है, कि हर एक सक्सेसफुल शख्सियत के पीछे, ये कह सकते हैं कि एक पुरुष के पीछे, जैसे कहते हैं कि एक स्त्री का हाथ है। तो क्या आपके जीवन में भी आपके शख्स और आपके संगीत, आपकी शिक्षा और आपको आज इस मुकाम तक आने के पीछे क्या आपके पति का बहुत बड़ा योगदान रहा, या समाज में कुछ ऐसे आपके गुरु रहे जो आपको प्रेरित करते रहे कि आप इस विषय पर बहुत आगे तक जाएं? ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, शादी से पहले तो मेरे पिता मेरे बहुत बड़े इंस्पायर थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करते थे। कि जब मैं कुछ नहीं थी तो भी वो बताते थे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा गाती है और ये कर रही है वो कर रही है। तो उनकी कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा थी कि मैं उनकी जो भी इच्छाएं हैं मैं पूरी करूं। जी, तो बहुत बल मिलता था जब वो कहते थे कि नहीं ये बहुत अच्छा गाती है और इसके गाने को सुनिए आप लोग।
फिर शादी के बाद पति शुरू में तो बच्चों को संभालने में ही बीता। हाँ बिल्कुल, ये तो भारतीय वो परंपरा हमारा है। हाँ पहला कर्तव्य, जब मैंने देखा कि बच्चे अब हो गए हैं तो घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा था कि बुजुर्ग मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे, तो थोड़े दिन के लिए तो मैंने संगीत को विराम दिया। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर से मैंने अपने को पुनर्जीवित किया और बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने काम में जब मगन हो गए तो हमने कहा कि ठीक है अब हम संगीत सीखते हैं। और सीखते क्या है, मैं अपनी पुरानी जो पुरानी चीजें थी उनको उसको रिवाइव फिर से- करना फिर शुरू उसको किया। revive करा। और पति ने बिल्कुल उसमें मेरे रोका नहीं और मैं करती रही, उनका भी साथ रहा, अभी भी साथ है। जब कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाना होता तो जाते हैं साथ में। अच्छा हाँ, आप अभी बातचीत के दरमियान आपने ठुमरी की बात की, जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी ठुमरी है जो आपको तोड़ी या ठुमरी कुछ याद हो जो हमारे दर्शकों को सुना सके, एक लाइन। का करूं गुइया बलम रंग रसिया, का करूं गुइया बलम रंग रसिया, का करूं गुइया, का करूं गुइया बलम रंग रसिया, का करूं गुइया बलम रंग रसिया, का करूं गुइया बलम रंग रसिया। दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ठुमरी में इन्होंने बहुत अच्छी ठुमरी गाई, और आप अगर जानते हो संगीत से या इसके करीब रहे होंगे तो बेगम अख्तर जी की ये बहुत प्रसिद्ध ठुमरी थी और वो गाती थी। और उनकी शिष्या रीता कोठारी जी की भी ये बड़ी प्रसिद्ध ठुमरी रही है। और आज इनके ज़ुबान से जब इन्होंने इस ठुमरी को गाया तो ऐसा महसूस हुआ कि बेगम अख्तर जी आज कहीं ना कहीं इनको अपना आशीर्वाद दे रही होंगी। और मैं दर्शकों से हमेशा चाहता हूं, और मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाता रहता हूं, अभी और भी इनसे जानकारी चाहेंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने एक बेसिक शिक्षा और इनके हस्बैंड का, इनके पति का और इनके माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इनके जीवन में इस संगीत के विषय में। तो अब हम ये जानने, एक इस यात्रा में एक छोटी सी एक और कड़ी जुड़ती है कि अब कला है तो उसे मंच भी चाहिए, और मंच अगर चाहिए तो उसके साथ साथ स्टूडियो भी चाहिए। तो हम सबसे पहले मंच की चर्चा कर लेंगे और उसके बाद हम मेरे स्टूडियो में लेके चलेंगे कि इनके स्टूडियो में कौन कौन से गाने और कौन कौन से आपने सुने। तो सबसे पहले आपकी एक मंच यात्रा के बारे में कि किस तरीके से आप मंचों पे गाना गाती हैं और किस किस तरह के प्रोग्राम आपने किए हैं, हमारे दर्शकों को ज़रा इस बात से रूबरू करवाइए। पहले तो मैं क्लासिकल ही गाती थी, लेकिन समय की ऐसी डिमांड रही, भजन भी गाती रही, तो मैंने ये महसूस किया कि समय की डिमांड है कि आप लोक संगीत गाएं। यस यस, और लोक संगीत जो है वो सीधे दर्शकों से कनेक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोक संगीत में हमारे दादी नानी के ज़माने के में जो गाई जाती थी गाने, वो लोग अपने पुराने ज़माने से कनेक्ट कर लेते हैं और बहुत उसमें एंजॉय करते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ जाते हैं, अपनी मिट्टी की सौंधी सुगंध उसमें आती है। और चूँकि हर जगह की अलग अपनी अपनी बोली होती है, तो हर बोली में अगर आप जहाँ गए हैं वहाँ की बोली का अगर आप लोकगीत गाएंगे तो दर्शक बहुत जल्दी दर्शकों के चहेते बन सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को वो आप जो है वो सुना दें, जो मंच पे आप सुनाती हो, दर्शक झूम झूम के आपके साथ नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो कोई ऐसे मंच का कोई ऐसा अनुभव हो जो कि आपने गाया हो और अभी देखिए आने वाला है हमारे राम जी जन्म लेने वाले हैं। हाँ। तो उनके लिए कोई लाइन अगर हो उनके तो जन्म की बधाई मैं एक सुनाती हूँ, जो कभी कभी दर्शक डिमांड करते हैं तो मैं सुनाती हूँ। जी जी जी। अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे सखी आज बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, राजा दशरथ घर नौबत बाजे और बाजत सहनैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया।
बहुत सुंदर। हमारे दर्शक इस भगवान राम के जन्म पर जो इन्होंने जो अवधि में जो उनके लिए बधाइयाँ गाई हैं, और भगवान राम का अभी बहुत जल्दी ही शायद जन्म होने वाला है, उनके सीता का स्वयंवर भी होने वाला है शायद, है ना। हाँ, वो सीता और जानकी और राम का विवाह था, सही मैं कहूँगा 29 मार्च को, शायद 30 मार्च को है, ये सही बात है। अभी कुछ आने वाला है, कुछ तो ऐसा जन्म होगा, रामनवमी आएगी, चैत्र नवरात्र शुरू होंगे, उसमें चैत्र की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था। अच्छा, तो भगवान राम के जन्म पर, अच्छा आपने कुछ ऐसा लिखा है भगवान राम के जन्म पे, कुछ ऐसे गाने कुछ लिखे आपने? लिखा तो है अभी, लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, वैसे आप गाने वाने लिखती रहती हैं? गाने लिखती रहती हैं? गाने भी लिखती हूँ। तो कुछ नई गाने ऐसा लिखा हो जो दर्शकों को एक लाइन सुना दीजिए, जो लाइन बड़ी खूबसूरत हो, लोग को अच्छा लगे कि आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं। अच्छा, याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं लिखती रहती हूँ और भूलती भी रहती हूँ। अच्छा, कोई बात। अक्सर ऐसा होता है कि संगीत की दुनिया में खोए हुए लोग जो संगीत से शुरू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको गाने याद नहीं होते हैं। ये मैं इनकी बात नहीं कहूँगा, रफ़ी साहब से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, किशोर दास से भी पूछा गया, इनके साथ भी ऐसे रहा, बोले यार गाना तो याद नहीं, मैंने कितने गाने गाए हैं, लेकिन हजारों गाने गा चुके होते हैं। उन्हें तब याद होता है जब दर्शक याद दिलाते हैं। तो चलिए एज ए दर्शक मैं इनको कुछ याद दिलाता हूँ, शायद आपके लिए कुछ अच्छे गाने सुना दें, अवधि में ही सुना दें। तो हम ये चाहते हैं कि अवधि में होली भी होती है, बहुत से कुछ होता है, तो कुछ ऐसे पारंपरिक गाने आपने गाए हों जो कि त्योहारों में बजे हों, तो कोई ऐसा सुना दी, हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक को इसका आनंद ले ले। होली का एक प्रकार है लचका। हाँ, जिसमें कि लय जो है वो लचक लचक के चलती है। अरे वाह। तो एक वो लचका सुनाती हूँ। रंग डारो न कान्हा भेजत चुनरी, रंग डारो न, हो रंग डारो न कान्हा भेजत चुनरी, रंग डारो न, आहा रंग डारो न, हो रंग डारो न, रंग डारो न कान्हा, रंग डारो न, ना 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 ना, रंग डारो न कान्हा भेजत चुनरी, रंग डारो न। बहुत अति सुंदर प्रस्तुति। दर्शकों, अगर होली होता तो ज़रूर होली के साथ एक खूबसूरत प्रोग्राम बनाते, लेकिन होली बीत गई है। लेकिन इन्होंने जो होली को जिस तरीके से अवधि में गा दिया, तो आप लोग को इनकी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी तरफ से भी। हम हमेशा दर्शकों को समय समय आपके साथ जोड़ते रहते हैं। और एक दर्शकों, हम आपसे एक और बातचीत कर रहे हैं कि आपको पता है कि हमारे चैनल का एक प्रोग्राम आने वाला है, कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। ये संगीत का बड़ा एक मंच है, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, हिंदुस्तान से, सभी जगह से आप जिस भाषा में गाना गाते हो उसके लिए एक मंच दिया जा रहा है, और आप भी अपनी किस्मत आजमाइए। और हाँ दोस्तों, किस्मत आजमाइए। और आज आपके साथ जो रूबरू हैं प्रीतिलाल जी, वो आपको जज करेंगी, आपकी आवाज़ को जज करेंगी कि आप कौन बने माटी के बोल के सम्राट। आप बन सकते हैं, बस सिर्फ 2 मिनट का वीडियो बनाइए और ऐसे ही वोकल में कुछ भी गा के हमें भेज दीजिए। आपको पता है, आप को हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं 9976572572 पे। आप सिर्फ 2 मिनट का अपना वीडियो बनाकर भेज दीजिए, कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट के लिए। उसमें आप अपना नाम, अपना उम्र और अपना प्रोफेशन ज़रूर लिख के भेजिए। हो सकता है कि जो आज हमारे साथ प्रयागराज से संगीत समिति, जहाँ से उन्होंने संगीत का अध्ययन किया, जहाँ से विशारद और प्रभाकर की डिग्री हासिल की, और अनेकों मंच पे अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं, और आपके लिए आज भी वो बहुत से स्टूडियो के गाना गाने जा रही हैं, गा भी रही हैं। तो हम आज उस विषय पे भी बात करेंगे, तो आपको जज करेंगी, और आप ध्यान से सुनिए। अब हम इनसे पूछते हैं कि मंच पे हमेशा गाना गाते हैं सिंगर, हर सिंगर की एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है कि हमारे भी म्यूजिक एल्बम्स आएँ, हमारे गाने भी टीवी पे चले, हमारे गाने भी फिल्मों में आए। तो हम जानते हैं इन्हीं से कि क्या इनकी इस यात्रा में इन्होंने स्टूडियो में किस तरह के गाने गाए, और आगे की इनकी क्या रणनीति है,
और क्या क्या कार्यक्रम इनका आने वाला है, गानों को लेके क्या क्या गुलदस्ता आपको पेश करेंगे, और इसी के बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो पहले हम इनसे जान ले इन्हीं की जुबानी कि मंच की यात्रा से लेके अब स्टूडियो की यात्रा, स्टूडियो के बाद इनकी अगली यात्रा का पड़ाव क्या होगा। 2 लाइन में अभी एक और गीत हाँ सुनाना बिल्कुल चाहती सुनाइए। हूँ। हमारे दर्शक तो चाहते हैं कि आप गाते रहें, लेकिन क्या है, समय की पाबंदी होती है, फिर भी एक सीता जी के विवाह का है गीत, मेहंदी गीत कहेंगे इसको। सिया के गोरे गोरे हाथ रचन देव मेहंदी, हारे हारे रचन देव मेहंदी, हारे हारे रचन देव मेहंदी, हारे हारे हाँ। सिया के गोरे गोरे गाल हो, सिया के गोरे गोरे हाथ रचन देव मेहंदी, हारे हारे रचन देव मेहंदी, हारे हारे हाँ। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि मेरे आने वाले एल्बम, अभी देखिए मेरा एक एल्बम पे काम चल रहा है जी जिस पे देवी गीत के ऊपर है और सावन के गीतों का भी एक गुलदस्ता आने वाला है। हाँ बिल्कुल आने वाला है। और राम के ऊपर भी मैंने बहुत से गीत गाए हैं, राम के जन्म के ऊपर बधाई गीत है और खिलौना गीत है, और इसी तरीके के जन्म की कई, क्योंकि हमारा अभी राम का जन्म होने वाला है तो अब इसकी तैयारियां चल रही हैं बस आपकी। नहीं, बस रिलीज होने ही वाला यस है। यस यस। और उसके बाद देवी गीत और सावन के गीतों का आने वाला है, अभी उसके में टाइम है थोड़ा सा सावन के गीतों जी में। जी। और हमारे दर्शक जो है हमसे नकटा बहुत सुनते हैं। नकटा के बारे में शायद नहीं, हमें नहीं पता है, उसको जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या नकटा है। वो होता है जब पुराने ज़माने की बात है, अब तो नकटा नहीं होता है और डीजे बजा के लोग डांस कर लेते हैं, लेकिन नकटा पर असली में क्या होता है कि जिस समय पहले ज़माने में जब बारात जाती थी घर से, तो जो पुरुष वर्ग तो चला जाता था बारात में और जो महिलाएं होती थी वो घर में रह जाती हाँ, थी। घर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हाँ, थी, उसी को बोलते हैं, हाँ, सांस्कृतिक जिसमें नाचना गाना और हाँ, फिर एक्टिंग वैक्टिंग सब ड्रेस हाँ, पहन के। तो चूंकि पुराने ज़माने में पर्दा बहुत हुआ करता था तो सास ननद का और बड़ा बहुत ही अदब लिहाज हाँ हुआ बिल्कुल करता बिल्कुल, था। स्त्रियां भी पुरुष का भेष बदल के हाँ, उसमें तो कहानी और नाटक का बिल्कुल बिल्कुल वही तो था। वो अपने मन की भड़ास जो है, जो भी ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं कह पाती, तो वो गाने के माध्यम से कह लेती। पूरे रूप श्रृंगार के करके और नाट्य रूप में करा करती यस, थी। अच्छा, तो वो हंसी मजाक आपको का नाट्य को हाँ नट्टा मतलब नकटा हाँ, या नाटक का एक छोटा रूप कह दिया। यस, वो एक्ट करती थी। मान लीजिए ससुर का रूप धर लिया या जेठ का रूप धर लिया महिलाओं ने, और जो सास से डायरेक्ट नहीं कह सकते थे तो वो छेड़छाड़ के मतलब गाने के बोल के रूप में कह के वो अपने मन की भड़ास निकाल लिया बहुत करती थी। सुंदर। तो ऐसे में ना बहुत ही छेड़छाड़ वाले गीत हुआ तो करते थे। एक सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन अगर। ले चल पटना बाजार हो जिया ना लागे घर माँ, ले चल पटना बाजार हो जिया ना लागे घर माँ, ना लागे घर माँ जिया ना लागे घर माँ, ना लागे घर माँ जिया ना लागे घर माँ, ले चल ले चल ले चल पटना बाजार हो जिया ना लागे घर माँ। अब एक और मैं सुनाती हूँ जिसमें कि देखिए, मैं गोरी सैया काले मिले मोरा ऐसा नसीब। अब सैया के सामने तो नहीं कह सकती है ना, बिल्कुल, उसको तो तो सैया गए हैं नाटक तो में अपने बात हाँ, नाटक के बारे के रूप में अपनी बात को कह रही है, मैं गोरी सैया काले मिले मोरा ऐसा नसीब, मैं गोरी सैया काले मिले मोरा ऐसा नसीब। अब ऐसे ही है कि जो नई ब्याहता आई है वो अपने नंदोई के बारे में कह रही कि मेरे
रस्ते में मिली 4 गुइयाँ, बताओ किन के कासे सैया। रस्ते में मिली 4 गुइयाँ, बताओ किन के कासे सैया। एक कहे मेरा मोटा सा सैया, मोटे को आवे लुढ़कैया, बताओ किन के कासे सैया। बस इसी तरह के छेड़छाड़ के गीत जो है वो नकटा में गाया जाता है। लोग बहुत पसंद करते हैं हमसे और बहुत डिमांड भी करते हैं। तो इसका भी एक एल्बम मेरा आ रहा है। बहुत सुंदर। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो आज की नई जनरेशन है वो संगीत की शिक्षा कुछ तो लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। कुछ लोग गाना गा के और सीख के। तो आपके दृष्टिकोण से आज की नई जनरेशन को कम से कम इतना तो बताइए कि उनको अगर इस फील्ड में आना है, गायकी की फील्ड में, तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए और किस तरीके से आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कदम ये होना चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों को सुनिए आप। उनकी एक्सपीरियंस उनसे मांगिए। और अगर लोक संगीत में आना है तो बिल्कुल ये नेसेसरी है कि आप अपने दादी नानी को बिठा के उनसे उनके गाने के बारे में पूछिए, उनसे सुनिए, उनके लिरिक्स नोट करिए। सेकेंडरी काम ये आता है कि आप अपने सुरों का अभ्यास करें। सुरों के अभ्यास के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक तो शिक्षा लेनी ही चाहिए। और आजकल ये ट्रेंड देखा गया है बच्चों में कि उनको इतनी जल्दी होती है। जल्दी का रीज़न भी है कि आजकल टीवी में और सोशल मीडिया में इतने रियलिटी शो हो रहे हैं जिससे हर बच्चे के मन में चाहत होती है कि हम बहुत जल्दी फेमस हो जाएं। यस। और वो अपना माता पिता भी यही चाहते हैं। इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है अपने बच्चों के भविष्य को लेके, ओवर एक्साइटेड हैं कि मेरे बच्चे में टैलेंट कूट के भरा है। मेरा ये संदेश है उन माता पिता से जो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है अपने बच्चों के लेके कि आज कल ही मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जो है वो एकदम फेमस हो जाए। तो नहीं, पहले आप उसको बेसिक शिक्षा दिलाइए। और ये रियलिटी शो से बच्चों का मॉरल डाउन होता है। तो हम इसके फेवर में नहीं है कि आप रियलिटी शो में उन्हें पार्टिसिपेट कराएं। पहले उनको भरपूर शिक्षा लेने दीजिए। उनके अंदर एक पेशेंस डेवलप करिए कि हाँ, संगीत जो है वो साधना है। एक दिन में आप गा के सीख के किसी की नकल करके आप रियलिटी में शो में चले गए, ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन आप मतलब बहुत स्थिर वो नहीं रहेगा आपका सफ़र। अगर लॉन्ग टर्म आपको पारी खेलना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप बेसिक नॉलेज लें और धीरे धीरे शनय शनय अभ्यास करते रहें और एक दिन आपको कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमेगी। जल्दबाजी का यह क्षेत्र नहीं है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट आपके लखनऊ में जी आपसे सीखना चाहता है तो क्या आप सिखाएंगी? हाँ, क्यों नहीं सिखाऊंगी मैं। मतलब आप प्रॉपर क्लास लेंगी? हाँ, लेती हूँ मैं क्लास। अच्छा, हाँ, मैं ले रही हूँ क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन सब क्लासेस लेती हूँ। लोक संगीत की भी लेती हूँ, क्लासिकल की भी लेती हूँ, और जो मुझसे सीखना चाहे उसका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी बातें तो बहुत हो सकती हैं और आपको पता है कि लीड इंडिया टीवी हमेशा नई प्रतिभाओं को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और हम बात करें तो घंटों बातें हो सकती हैं, लेकिन आज हम यहीं पर समापन करेंगे और हम दर्शकों आपसे ज़रूर अनुरोध करेंगे कि अगर आपको शिक्षा लेनी है, आप आसपास लखनऊ के आसपास रहते हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी शिक्षा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में इनका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर हम लिख देंगे। आप उनको व्हाट्सअप कीजिए, डायरेक्ट इनके साथ जुड़ के आप संगीत की शिक्षा लीजिए। और दूसरी बात दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको इनकी आवाज़ में, इनकी अदायगी में वो दम है, आपको लगता है कि शुर हिंदुस्तान में एक नई आवाज़ अवधि में क्षेत्रीय भाषा में एक मुकाम हासिल करे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको किसी तरह का कार्यक्रम करवाना है तो भी नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मैडम, जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहिल जी, जो आज आपने हमें आमंत्रित किया। और दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमसे जुड़े और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नमस्कार, फिर किसी दिन मिलते हैं इसी तरह। जय हिंद। भाषा, जय संस्कृति व साहित्य का धरोहर भोजपुरी.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयान। बहुत जल्द आवत बा भोजपुरी.live।
जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो, खबर वो जो हकायक पर मबनी हो, खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर इसका ताल्लुक आपसे, वो नहीं जो महज बड़े बोल हो, खबर वो जो शऊर को उजागर करे। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज।